आज हम डिस्कस करेंगे रोटर डायनेमिक्स पार्ट 6, जिसमें कि रोटर रेसिडुअल अनबैलेंस एंड इसेंट्रिसिटी इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसेंट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बताया था कि जब हम एम्पलीट्यूड का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें आता है एम्पलीट्यूड अपॉन इसेंट्रिसिटी। तो जब आप इसेंट्रिसिटी रोटर का मालूम कर लेंगे तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं residual unbalance and eccentricity of rotor। रोटर का इसेंट्रिसिटी समझने के लिए इस मान लीजिए एक रोटर है जिसमें इसेंट्रिक मास है EU एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ये लाइन है। आप देखेंगे कि जो CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी है रोटर का वो यहाँ लाई कर रहा है, विच इज नॉट इन लाइन विथ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दोनों का जो ऑफसेट डिस्टेंस है उसी को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो चलिए और डिटेल में समझते हैं। रोटर कंसिस्ट ऑफ ऑल द रोटेटिंग कंपोनेंट। रोटर किसको बोलते हैं? रोटर इज कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि शाफ्ट हो गया, इम्पेलर हो गया, इम्पेलर को व्हील भी बोलते हैं, शाफ्ट स्लीव हो गया, ये सब मिला के रोटर बोलते हैं। तो रोटर है if the center of gravity of the rotor mass is not in line with the axis of rotation, that means there will be some offset between the center of gravity of the rotor mass and axis of rotation, and that offset is called the eccentricity। अभी अभी हमने देखा था जो रोटर का सेंटर ऑफ मास है ये ऑफसेट है बिटवीन द रोटर सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप ए रोटर विथ जीरो इसेंट्रिसिटी। क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं? बिकॉज देयर विल बी सम मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंसेस ऑफ कंपोनेंट। जैसे इम्पेलर आपने बनाया उसमें टॉलरेंसेस होगा, शाफ्ट में टॉलरेंसेस होगा। सिमिलरली मटेरियल में पोरोसिटी होती है एंड देन fitment tolerances होते हैं। So because of all this, we cannot develop a rotor with eccentricity is zero. So there will be some eccentricity. That means for any rotor there will be some eccentricity, and that depends on how precisely rotor is manufactured and assembled. If eccentricity is present in rotor, then there will be centrifugal force acting on rotor and which causes the vibration. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द रोटर, इसेंट्रिसिटी एंड द ऑपरेटिंग स्पीड। उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू इसेंट्रिसिटी इनटू एंगुलर स्पीड का स्क्वायर, एंड दैट मींस जितना ही ज्यादा इसेंट्रिसिटी बढ़ेगा उतना ही ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा एंड उससे वाइब्रेशन ज्यादा होगा। तो बैलेंसिंग करने का मेन पर्पस ये होता है कि वी हैव टू ब्रिंग द रेसिडुअल अनबैलेंस विद इन द अलाउबल रेंज। सो रेसिडुअल अनबैलेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज ए प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रोटर मास एंड इसेंट्रिसिटी। उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सो रेसिडुअल अनबैलेंस इज इक्वल टू मास इनटू इसेंट्रिसिटी m इनटू EU, एंड यही हमारा टारगेट होता है बैलेंसिंग का कि रेसिडुअल अनबैलेंस जो रोटर में है उसको मिनिमाइज करें, कम से कम करें, एंड इट शुड बी लोअर देन और विद इन द लिमिट ऑफ टॉलरेंसेस। अभी ये क्या टॉलरेंसेस है अभी समझते हैं। रोटर में रेसिडुअल अनबैलेंस कितना होना चाहिए?
इसके लिए दो गाइडलाइन है। एक है आईएसओ ग्रेड 1940 गाइडलाइन और दूसरा है एपीआई गाइडलाइन। अगर मैं आईएसओ ग्रेड का गाइडलाइन देखते हैं तो उसमें जो फॉर्मूला यूज होता है टोटल मैक्सिमम अलाउबल रेसिडुअल अनबैलेंस, उसको हम लिखेंगे यू मैक्स इजकल टू एफ इंटू जी इंटू एम अपॉन एन, वेयर यू मैक्स है मैक्सिमम अलाउबल रेसिडुअल अनबैलेंस। इसको जस्ट मैं बता रहा हूँ समझने के लिए, अगर इसको ग्राम है तो क्या होगा, F इज ए फैक्टर, उसका वैल्यू 9549 होना चाहिए, तो ये ग्राम आएगा। G जो है ये ग्रेड बोलते हैं, आईएसओ ग्रेड, ये ग्रेड 1 हो सकता है, ग्रेड 2.5 हो सकता है और भी कोई ग्रेड हो सकता है। तो ये G आपका वैल्यू, कौन सा ग्रेड का वैल्यू के लिए हम अलाउबल टॉलरेंस निकाल लें, वो यहाँ G का वैल्यू आ गया। M क्या है, टोटल मास ऑफ रोटर केजी में होना चाहिए, एंड n का वैल्यू स्पीड ऑफ रोटर आरपीएम होना चाहिए। अगर ये सारे यूनिट इस फॉर्म में है और फैक्टर का वैल्यू ये है तो यू मैक्स जो है वो ग्राम में होगा एज पर आईएसओ ग्रेड। याद रखिए ये जो मैक्सिमम अलाउबल रेसिडुअल अनबैलेंस जो होता है ये टोटल रोटर का होता है। अगर ये टू प्लेन में हमको बैलेंसिंग टॉलरेंस निकालना है तो हर एक प्लेन में ये वैल्यू को हाफ कर देना होता है। एज पर एपीआई गाइडलाइन क्या है, मैक्सिमम अलाउबल रेसिडुअल अनबैलेंस पर प्लेन है, ये एक प्लेन के लिए होता है, ये टोटल नहीं होता है, हर एक प्लेन के लिए ये फॉर्मूला है। तो यू मैक्स इजकल टू एफ इंटू एम अपॉन एन, वेयर यू मैक्स इज मैक्सिमम अलाउबल रेसिडुअल अनबैलेंस ग्राम में होना होगा कब, जब एफ एक फैक्टर का वैल्यू 6354 होना चाहिए, एम जो टोटल मास ऑफ रोटर केजी में होना चाहिए और एन जो है स्पीड ऑफ रोटर आरपीएम होना चाहिए। दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि एज पर एपीआई गाइडलाइन जो यू मैक्स आता है वो पर प्लेन आता है। ये दो प्लेन में बैलेंसिंग करने तो हर एक प्लेन के लिए ये वैल्यू वही रहेगा। यहाँ जो आईएसओ ग्रेड यूज किया, मान लो ग्रेड 1 में हमने ये निकाला है तो ईच प्लेन करना है तो हाफ कर देना अलाउबल टॉलरेंस के लिए। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है allowable tolerances. A rotor has total mass of 20 kg and its speed is 27,500 rpm. Calculate the maximum residual unbalance as per ISO grade 1.0 and API. इसका मतलब रोटर का मास दिया है, स्पीड दिया है, तो हमको मैक्सिमम रेसिडुअल अनबैलेंस कहाँ तक अलाउ करेगा एज पर आईएसओ ग्रेड 1.0 और एपीआई। तो एज पर आईएसओ ग्रेड 1.0 में क्या होगा, क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया है m, टोटल मास ऑफ रोटर 20 kg, n दिया स्पीड ऑफ रोटर 27,500 आरपीएम, g जो है ग्रेड वो 1.0 है, तो फैक्टर तो हमको वही रखना पड़ेगा 9549। तो मैक्सिमम अलाउबल रेसिडुअल अनबैलेंस का ये फॉर्मूला है u max इक्वल टू f इंटू जी इंटू एम अपॉन एन। तो यू मैक्स होगा 9549 इंटू जी जो है ये 1 हो जाएगा इंटू 20 अपॉन 27,500। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा यू मैक्स 6.945 ग्राम ये हो गया टोटल रेसिडुअल अनबैलेंस। एक प्लेन के लिए अगर दो करना है, दो प्लेन में बैलेंसिंग कर रहे हैं तो एक के लिए हाफ हो जाएगा ईच प्लेन में। एज पर एपीआई गाइडलाइन क्या होगा, m इज टोटल मास रोटर, n is 20 kg, n is speed of rotor 27,500, f जो फैक्टर होगा यहाँ 6350 हो जाएगा। तो मैक्सिमम अलाउबल रेसिडुअल अनबैलेंस पर प्लेन, याद रखिए हर एक प्लेन के लिए है, दोनों पे तो दोनों का वैल्यू यही होगा, u max जो होगा f इंटू एम अपॉन एन। तो u max होगा 6350 इंटू 20 अपॉन 27,500 और u max जो होगा इसका वैल्यू आएगा 4.618 ग्राम तो आप यहाँ देख सकते हैं
पर प्लेन जो एज पर एपीआई आया है 4.61 ग्राम, और ये जो आया है आईएसओ ग्रेड 1, ये 6.9 आया है। अगर मैं पर प्लेन करूंगा तो हाफ आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों देखें तो ये ग्रेड 0.5 के बराबर हो गया, हाफ कर दिया हमने। तो ये वाला स्लाइटली एस्ट्रिंजेंट होता है एज पर एपीआई। अभी रोटर इसेंट्रिसिटी को समझते हैं। रोटर eccentricity is calculated once residual unbalance of rotor and its total mass are known. अगर हम रोटर का इसेंट्रिसिटी निकालना है तो इसके लिए रोटर का अनबैलेंस रेसिडुअल मास, रेसिडुअल अनबैलेंस क्या है एंड उसका मास मालूम होना चाहिए। तो लेकिन वो तो लिमिट हमने अभी अभी बताया, लिमिट एक अलग चीज है और एक्चुअल रेसिडुअल अनबैलेंस एक अलग चीज है। तो आप जनरली रेसिडुअल अनबैलेंस जो होता है रोटर का कैसे मालूम करते हैं? इसके लिए आपको बैलेंसिंग मशीन में चेक कर सकते हैं कि पर प्लेन और रोटर का कितना रेसिडुअल अनबैलेंस है। तो अगर आपको मालूम है कि रोटर का रेसिडुअल अनबैलेंस, उसको हमने यू माना है, ग्राम एमएम है, टोटल मास ऑफ रोटर को एम के जी माना है। याद रखिए यहाँ ग्राम एमएम है इसलिए हमको यहाँ 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, हमको इस ग्राम में आ गया मास को। तो रोटर का एसेंट्रिसिटी मान लीजिए EU है तो mm आएगा। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? रोटर इसेंट्रिसिटी EU इक्वल टू रेसिडुअल अनबैलेंस ऑफ रोटर अपॉन टोटल मास ऑफ रोटर। उसको हम लिखेंगे इक्वल टू U अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट m इंटू 10⁻³ ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, जैसे मैं बताया कि अगर आप दो प्लेन में दिया है तो आपको, आपने चेक किया प्लेन 1 प्लेन 2 में आपको दिया हुआ है अनबैलेंस, रेसिडुअल अनबैलेंस रोटर का। तो कब तब कैसे निकालना है? उसके लिए है रोटर का एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए which is equal to sum of the residual unbalance of plane 1 and plane 2। ये दोनों प्लेन का रेसिडुअल अनबैलेंस को ऐड कर देना है और डिवाइड करना है टोटल मास ऑफ द रोटर। चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो rotor has residual unbalance at plane 1 and plane 2 is 0.40 gram mm and 0.32 gram mm respectively. Rotor has its total mass of 20 kg. Calculate the eccentricity of the rotor. जैसे मैं बताया कि ये रोटर का रेसिडुअल अनबैलेंस आपको प्लेन 1 एंड प्लेन 2 में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? ऐड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्या दिया है? रेसिडुअल अनबैलेंस प्लान, रेसिडुअल अनबैलेंस ऑफ रोटर इन प्लेन 1, इसको UN लिखा है, उसका वैल्यू है 0.40 ग्राम mm। और जो दूसरा प्लेन है U2 उसका वैल्यू है 0.32 ग्राम mm। दूसरा क्या, तीसरा क्या है? टोटल मास ऑफ रोटर एम को 20 kg लिखा है तो हम ग्राम में करने के लिए 20 × 10⁻³ कर दिया, ये ग्राम हो गया। एंड रोटर का एसेंट्रिसिटी EU को mm में मान लिया है। तो क्या होगा? टोटल रेसिडुअल अनबैलेंस ऑफ रोटर, ये दोनों को सम कर दिया हमने विच इज कमिंग 0.32 ग्राम mm। तो रोटर इसेंट्रिसिटी U इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिडुअल अनबैलेंस ऑफ प्लेन 1 एंड 2 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ रोटर। तो EU इज इक्वल टू 0.72 डिवाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 20 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट क्लोज। और इसका कैलकुलेशन करते हैं तो eccentricity of the rotor is 3.6 into 10⁻⁻5 मिलीमीटर। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, एंड बिकॉज ऑफ इसेंट्रिसिटी there will be centrifugal forces which causes the vibration, and there will be limits for the residual unbalance, and our aim is to balance the rotor within that allowable tolerances. So with this, thank you.